नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरी पत्नी अनीता बड़ी ज़िद्दी थी, मेरी कोई भी बात नहीं मानती। मैं जब भी उसे कोई काम करने को कहता तो वह रोने लग जाती। मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मैं उसे तलाक भी नहीं दे सकता था। इसलिए एक दिन मैंने अपने 4 आवारा दोस्तों को घर बुलाया और उन्हें शराब पिलाकर आरती के कमरे में भेज दिया। सोचा कि अब उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे तलाक दे दूंगा। मगर 1 घंटे के बाद मैं जब आरती के कमरे में गया तो मेरी जान ही निकल गई थी, क्योंकि सामने तो मेरी पत्नी बेड पर लेटी हुई थी और मेरे चारों दोस्त एक साथ उसके ऊपर। मेरी उम्र तो उस समय 25 साल थी, लेकिन मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। एक रात रूटीन के अनुसार मैं काम से वापस आया तो मेरी माँ ने मुझे एक अजीब बात कह दी। कहने लगी, बेटा तुम्हारे बड़े भाई की शादी है, इसलिए तुम कुछ दिन की छुट्टी ले लो। मुझे हैरत हुई थी कि शादी से पहले मुझे कोई बात नहीं बताई गई थी। अचानक भाई की शादी भी फिक्स हो गई थी और मुझे पता भी नहीं चला था। पर मैं क्या जानता था कि भाई की शादी के दिन मेरे साथ जो होगा वह मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। मेरे भाई की शादी मेरी माँ की जानने वाली औरत की बेटी से होना तय हुई थी। मम्मी अपनी सहेली की उस बेटी के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी और वह उनकी बहू बन जाएगी। लेकिन मेरा भाई शादी से खुश नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि भाई को खुश करूंगा, उन्हें हंसाऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि भाई को हंसाने के चक्कर में मेरे ही रोने के दिन करीब आ रहे थे। यह मुझे मालूम नहीं था। मैं भी अपनी क्लास की एक लड़की नैना से मोहब्बत करता था, उसी से शादी भी करना चाहता था। लेकिन शायद नैना मेरी किस्मत में नहीं थी। भाई की शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। मंडप में पंडित जी दूल्हा दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में दुल्हन को मंडप में लाकर बिठा दिया गया था, लेकिन भाई का कहीं अता पता नहीं था। हर कोई दूल्हे को ढूंढने लगा। सारे कमरे तलाश कर लिए, लेकिन दूल्हा नहीं मिला। और फिर पता चला कि भाई तो घर में मौजूद ही नहीं है। मेरी माँ ने मुझे भाई को ढूंढने के लिए बाहर भी भेजा। मैं कई जगह गया, भाई के दोस्तों को भी कॉल लगाया जहाँ मुझे उम्मीद थी कि भाई हो सकते हैं। मैं हर जगह गया, लेकिन मैं नाकाम रहा। मुझे भाई कहीं पर भी नहीं मिला। अगर मुझे पता होता कि वापसी पर मुझे किन हालातों का सामना करना पड़ेगा तो शायद मैं भी अपने भाई के पीछे पीछे भाग जाता। लेकिन मैं सब बातों से अनजान था और मैं वापस घर आ गया था। मैं जब वापस घर आया और मैंने माँ को कहा कि माँ, भाई का कहीं पता नहीं है, तो मेरी माँ ने रोना शुरू कर दिया। मैं उन्हें चुप कराने लगा, तसल्ली देने लगा, लेकिन उन पर मेरी तसल्ली का कोई भी असर नहीं हुआ था। रोते रोते उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। बोली, बेटा भगवान के लिए मेरी इज्जत रख लो, वरना मैं तुम्हें भी कभी माफ़ नहीं करूँगी। एक बेटे ने तो मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी है। अब तुम भी ऐसा मत करना। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। भगवान के लिए मेरा मान रख लो, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। लड़की वाले क्या सोचेंगे कि उनकी बेटी का मजाक उड़ाया गया है। सब हम पर उंगलियां उठाएंगे कि जब बेटे की मर्जी नहीं थी तो किसी दूसरे की लड़की की ज़िंदगी खराब करने का तुम्हें कोई भी हक नहीं था। अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी है। माँ की बात सुनकर मैं हैरान था। मैंने कहा, माँ लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ फिर से रोने लगी। कहने लगी, बेटा बस अब तुम ही उस लड़की से शादी कर लो। वह लड़की अनीता बहुत ही अच्छी सुलझी हुई बच्ची है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। माँ की बात सुनकर मैं हैरान था। मैंने एकदम ना में सर हिला दिया। मैंने कहा, लेकिन माँ मुझे इस टाइप की घरेलू लड़कियाँ पसंद नहीं है जैसे कि वह लड़की अनीता है। मुझे आजकल के ज़माने की नई लड़कियाँ पसंद है। मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं थोड़ा चिढ़कर बोला था, मगर माँ के आंसुओं में और भी ज़्यादा तेज़ी आ गई थी। अब मैं अपनी माँ के आंसू और ज़्यादा देख नहीं सकता था। और फिर मेरे पापा ने एक ऐसी बात कह दी जिसने मेरा हौसला बढ़ा दिया था, बल्कि मेरे दिल में लालच की एक नई दुनिया आबाद हो गई थी। पापा बड़े गुस्से में थे। कहने लगे, बेटा राजेश ने तो ठीक समय पर हमें धोखा दे दिया है और घर से भाग गया है। वह अगर हमें पहले ही बता देता तो शायद हम उसका रिश्ता यहाँ पर तय ही ना करते। मगर ऐसी औलाद का क्या भरोसा जो भरी सभा में इंसान को रुला दे। मैं अब उसे अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। मेरी जितनी भी जायदाद है, यह घर है, बैंक बैलेंस है, सब तुम्हारे नाम करूँगा। अगर तुम उस बच्ची से शादी कर लेते हो तो, उसे अपनी इज्जत बना लेते हो तो मैं तुम्हें अपनी सारी जायदाद दे दूंगा और तुम्हारे बड़े भाई का उस जायदाद में से फूटी कौड़ी का भी हक नहीं होगा। और फिर तुम अनीता के साथ सारी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार सकते हो। पापा की बात सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। पापा की बहुत ही जायदाद और ज़मीन थी। आज तक पापा ने हमें उसकी हवा भी नहीं लगने दी थी। पापा का ख्याल था कि औलाद को पहले माँ बाप की जायदाद के बारे में पता नहीं होना चाहिए, बल्कि औलाद को यह पता होना चाहिए कि उनके ऊपर उनके माँ बाप के क्या क्या हक हैं, अपने माँ बाप की कैसे सेवा करनी है,
नहीं तो औलाद जायदाद के लालच में और उनके बंटवारे के चक्कर में पड़ जाते हैं। पापा के मुंह से जायदाद की बात सुनकर मैंने हाँ कर दी थी। मेरी हाँ सुनते ही मेरे माँ बाप तो मुझ पर अपनी जान निछावर करने लगे थे। पापा ने कहा कि बेटा, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है, देखना मैं तुम्हें भी खुश कर दूंगा, इतना कुछ दूंगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। पापा की बात सुनकर मुझे एक नया हौसला मिला था। मैंने इस वक्त मंडप में बैठकर अनीता से शादी कर ली थी। मेरे दिल में अब नए नए लड्डू फूट रहे थे। पापा के पास जो भी जायदाद थी, अब मैं उसे बेच भी देता तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जायदाद तो उन्होंने मेरे नाम ही कर देनी थी। मेरा उनसे यही कहना था कि मैं नया कारोबार शुरू करूंगा, इसलिए मुझे कुछ ज़मीनें बेचनी पड़ेगी। मेरे इस कदम से सब लोग मेरे एहसान तले आ गए थे, क्योंकि मेरी माँ अच्छे से जानती थी मुझे ऐसी लड़कियाँ पसंद नहीं है। अब मैंने सबका मान रख लिया था और मैं सबकी आंखों का तारा बन गया था। खैर, मैं अनीता को विदा करके घर ले आया। 2-1 रस्मों के बाद अनीता को मेरे कमरे में बिठा दिया गया था। थोड़ी देर बाद मैं कमरे में दाखिल हुआ। पूरा कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था। मेरे सामने गांव की वह खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी, लेकिन मुझे उससे कोई मोहब्बत नहीं थी और ना ही कोई उसके लिए बेकरारी थी, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी। मैंने तो दौलत के लालच में आकर उससे शादी की थी। मैं तो उसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करता था, क्योंकि मुझे शहर की रंग बिरंगी लड़कियां पसंद थी। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि औरत खूबसूरत कितनी है। मैं यह देखता था औरत बोलती कैसे है, उसका मिजाज कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसमें अदाएँ कितनी है। बस यही बातें मेरे ऊपर असर करती थी। खैर, मैंने पहले भी अनीता को कभी देखा तो नहीं था, लेकिन अपनी माँ के मुँह से बस अनीता की तारीफ़ें सुनी थी कि वह बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत बच्ची है। लेकिन मेरा अनीता से बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वह घूंघट डाले बेड पर बैठी हुई थी और मैं अपनी शेरवानी उतारकर हैंगर पर लगाने लगा। उसके बाद अपनी घड़ी उतारने लगा। शायद अनीता इस इंतज़ार में थी कि मैं उसे आवाज़ दूंगा या उसके पास बैठकर उसका घूंघट हटाऊंगा, लेकिन मुझे इस काम की कोई जल्दबाजी नहीं थी। मेरी तरफ से खामोशी पाकर अनीता से शायद बर्दाश्त नहीं हुआ था और उसने बहुत ही पतली सी आवाज़ में मुझे बोला, नमस्ते जी। उसके इन शब्दों पर तो जैसे मुझे आग सी लग गई थी। मैंने गुस्से से कहा, कर दी ना तुमने वही गंवारों वाली बात। शादी की पहली रात अपने पति को ही नमस्ते जी कौन कहता है। मेरी इस बात पर बजाय शर्मिंदा होने की वह हंसने लगी। अपना घूंघट उलट दिया था। आपने तो वह भी नहीं किया। मुझे उसकी इस बात पर गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम मुझसे अभी से गिले शिकवे कर रही हो। मेरी बात काटते हुए बोली, भगवान ना करे कि मैं आपसे गिला या शिकवा करूं। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। अब मैं सारी ज़िंदगी आपके साथ ही रहूंगी और आपकी हमेशा वफादार बनकर ज़िंदगी भर सेवा करूंगी। कभी आपकी आज्ञा का पालन ना करूं, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। अनीता की इतनी हाँ हजूरी और इतनी सीधी गाय वाला नेचर देखकर मुझे अजीब सी खुशी हुई थी। मैं जानता था ऐसी पति पत्नियों के सामने जबान नहीं खोलती। अब मुझे पूरी आज़ादी मिलेगी, मैं जो चाहूँगा वह करूँगा। मैंने कहा, अच्छा चलो ठीक है, कपड़े बदल कर सो जाओ, मैं थक गया हूँ। मैंने खुद को लापरवाह रखने की कोशिश की थी। वह जी अच्छा कहकर उठकर वॉशरूम की तरफ चल दी थी। मेरी नज़र उसके पाँव पर पड़ी तो मैं देखता ही रह गया। उसके पाँव तो बहुत ही मुलायम और दूध की तरह सफ़ेद थे। लगता था जैसे यह पैर ज़मीन पर रखने के लिए बने ही नहीं हैं। फूलों की तरह नाजुक मुलायम पैर, इन्हें तो बस फूलों पर ही चलना चाहिए। उसके पैरों की यह खूबसूरती देखकर तो मैं एकदम से हैरान रह गया था। अब मेरी नज़रें उसके चेहरे की तरफ उठी थी। दूर से पहले मैंने उसके चेहरे को देखना भी ज़रूरी नहीं समझा था, और जब उसके चेहरे को देखा तो मैं तो नज़रें हटाना भूल गया था। कैसी अजीब सी चमक थी उसके चेहरे पर, जो सामने वाले को अपनी तरफ खींच रही थी। दुल्हनों वाला मेकअप उसके चेहरे पर नहीं था, एकदम साफ चमकता हुआ चेहरा था जो मेरे सामने था। वह धीरे धीरे कदम उठाते हुए वॉशरूम में चली गई थी। मुंह धोकर जब वह बाहर निकली तो मैं उसे देखता ही रह गया था। अचानक ही मेरे दिल में उसके लिए अजीब से जज्बात उभरने लगे थे। जी चाहा इस प्यारी और मासूम सी लड़की को अभी के अभी अपनी बाहों में समेट लूं और उस पर अपनी सारी मोहब्बतें लुटा दूं। लेकिन अचानक ही मेरे दिमाग में वह सारी लड़कियां घूम गई जो मेरे आगे पीछे फिरा करती थी, मेरे ऊपर अपनी जान छिड़कती थी, मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। शहर की ऐसी रंग बिरंगी तितलियाँ जब मेरे आगे पीछे मंडराती थी तो फिर मैं एक गांव की गंवार लड़की को अपने आप को क्यों सौंपता। अनीता में ऐसा क्या खास था? सिर्फ शक्ल ही खूबसूरत थी, ना उसमें अदाएँ थी, ना बात करने का हुनर था और ना ही पढ़ी लिखी थी, हरगिज़ नहीं। मैंने अपने दिल में सोचा और बाहर आ गया। लॉन में आकर मैं सिगरेट पीने लगा था। थोड़ी ही देर के बाद मेरी माँ वहीं पर आ गई। मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा परेशान मत हो, तुम्हारी पत्नी अनीता लाखों में एक है। तुम देख लेना, ज़िंदगी भर तुम्हें खुश रखेगी, कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देगी। बहुत खास बच्ची है और तुम तो किस्मत वाले हो जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। ऐसी लड़कियां तो आजकल ढूंढने से भी नहीं मिलती है। मैंने कहा, हाँ माँ, आप सही कह रही हैं।
मैंने तो आपकी इज्जत और आपके मान के लिए यह सब किया है। मेरी माँ मुझे दुआएं देने लगी, कहने लगी चलो बेटा, नई नवेली दुल्हन है, तुम जाकर उसके पास बैठो, उसका दिल बहलाओ। हाँ माँ, मैं जा रहा हूँ। मैं बहुत ही आज्ञाकारी बच्चों की तरह सर झुकाकर अंदर आ गया। मैं अंदर आया तो हैरान हो गया, क्योंकि कमरे के कोने में लगे एक मंदिर के सामने वह आंखें बंद की और हाथ जोड़े खड़ी थी, जैसे पता नहीं भगवान से क्या मांग रही थी कि उसे अपने आसपास की भी खबर नहीं थी। उसे इतना सुकून में देखकर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे तंग करूं। मैंने अंदर आते उस पर ताना मारते हुए कहा कि तुमने शादी से पहले ऐसे कौन से पाप किए कि अब तुम्हें भगवान से उनकी माफ़िया मांगनी पड़ रही है? कोई तो वजह होगी, कुछ तो पाप किया होगा तुमने अपने अतीत में। मेरी बात सुनकर उससे गुस्सा नहीं आया था, बल्कि वह मुस्कुरा दी, बोली मैं तो आपकी लंबी उम्र की दुआ मांग रही थी, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है। वैसे हम सब पापी हैं, जाने अनजाने हर इंसान से गलती हो ही जाती है, और हमें भगवान से माफ़ी मांगते रहना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें अच्छे रास्ते पर चलाए। उनकी बात सुनकर मुझे फिर से गुस्सा आया था। मैंने कहा अच्छा, तुम यह कहना चाहती हो कि मैं पापी हूँ और नरक में जाऊँगा? मेरी बात सुनकर बहुत जल्दी से मेरे पैरों में बैठ गई थी, मेरे पैर छुए थे, कहने लगी भगवान ना करे जो मैं आपको ऐसी बात बोलूं, ऐसी बात बोलने से पहले मेरी ज़बान कट जाए। मगर मुझे यह सब बनावटी लग रहा था, कहीं से भी मुझे उसकी इन हरकतों में सच्चाई नहीं लग रही थी। उसका सब्र मुझे और भी गुस्सा दिला रहा था। अगर वह थोड़ा सा गुस्सा कर लेती तो शायद मैं भी नॉर्मल हो जाता, यह समझता कि वह भी मेरे जैसी इंसान है। पर वाकई वो तो ऐसे शांत थी जैसे मेरे अंदर तक आग लग रही थी। मुझे ऐसा लगता है जैसे वह मेरा मजाक उड़ा रही है। उसके कपड़े, उसके चलने फिरने और बोलने का अंदाज सभी अलग था, और उसके इन हरकतों को देखते हुए मैं इतना तो समझ गया था कि वह बहुत ही नेक और पवित्र लड़की है। आज तक कभी किसी गैर मर्द की तरफ उसने नज़र उठाकर भी नहीं देखा होगा। अभी मैं उसके बारे में यह बातें सोच ही रहा था कि मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। रात के 12 बजे थे। मुझे हैरत हुई कि इस वक्त मेरे कमरे के दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है। दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे पापा जी खड़े थे, आंखों में आंसू लिए और चेहरे पर खुशी के मिलते जुलते भाव थे। पापा मुझे देखते ही मेरे गले लग गए। पापा की खुशी मेरी समझ से बाहर थी। क्या बात है पापा? मैंने हंसते हुए उनसे पूछा था। बेटा, बात ही कुछ ऐसी है कि खुश होना तो बनता है। तुम मेरे कमरे में चलो। मैं पापा के कमरे में गया तो कुछ कागजात उनके बेड पर बिखरे पड़े थे। यह क्या है? मेरे दिल में जायदाद वाली बात थी। पापा खुशी खुशी वह पेपर मुझे दिखाने लगे, कहने लगे बेटा, ऑफिस की तरफ से मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है। तुम्हें तो पता है कि मैं कितने दिन से अपने ऑफिस में एप्लीकेशन डाल रखा था कि मुझे छुट्टी दी जाए और मुझे 4 धाम की यात्रा के लिए ऑफिस की तरफ से भेजा जाए, और आज जाकर मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई है। मैं हैरान हो गया था। वह कब से इस काम के लिए कोशिश कर रहे थे। पापा और माँ के दिल में तीर्थ यात्रा करने की बहुत तड़प थी। मुझे भी पापा की खुशी देखकर खुशी महसूस हो रही थी। पापा कहने लगे बेटा, मेरी इच्छा है कि मैं भी भगवान की जन्मभूमि के दर्शन करूँ, लेकिन तुम लोगों की जिम्मेदारी मेरे पैरों में जंजीर डाल देती थी। अब तुम्हारी शादी हो गई है और मुझे पता चला है कि तुम्हारा बड़ा भाई अपने दोस्त के घर है। अब मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, वह जहाँ चाहे अपनी मर्जी से शादी कर ले। और हाँ, तुम्हारी पत्नी बहुत ही अच्छी लड़की है, देखना वह तुम्हें संभाल लेगी, तुम्हें भटकने नहीं देगी। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं यह काम भी कर लूँ, फिर अगले साल भगवान ने चाहा तो दोबारा से पूरे परिवार के साथ चलेंगे। पापा बहुत खुश थे, और साथ ही साथ मुझे इस बात की खुशी थी कि माँ और पापा 1 महीने के लिए जा रहे थे। अब मैं घर में अकेला था, और मैंने सोच लिया था कि अनीता के साथ ऐसा काम करूँगा कि फिर मुझे उसे तलाक देने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, बल्कि वह खुद ही यह घर छोड़कर चली जाएगी। मैं दोबारा कमरे में गया। वह अभी वैसा ही नाटक कर रही थी, सभ्य संस्कारी बहू बनने का। उसके हाथ में गीता थी और वह पाठ कर रही थी। मैं उसके पास बैठ गया। मैंने कहा अनीता, क्या तुम वाकई इतनी पवित्र और धार्मिक लड़की हो कि हर वक्त भगवान की पूजा पाठ में लगी रहती हो? और क्या तुमने कभी किसी गैर मर्द की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा? वह कानों को हाथ लगाने लगी और बोली, मेरा भगवान जानता है कि मैंने कभी किसी गैर मर्द को गलत नज़र से नहीं देखा, और ना ही मैं किसी गैर मर्द के साथ बैठना पसंद करती हूँ। मैंने कहा, तो फिर तुम मेरे दोस्तों के सामने भी आना पसंद नहीं करोगी? कहने लगी, जी ऐसा ही है, मैं आपके दोस्तों के सामने भी नहीं आऊँगी। मैंने कहा, अच्छा तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़ आता हूँ, क्योंकि जब तुम यहाँ से जाओगी तो मैं अपने दोस्तों को घर बुलाऊंगा। मम्मी पापा तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, तुम्हें पता है यह मौका बार बार नहीं आता है। मेरे दोस्त मेरे घर आना चाहते हैं। मेरे 2 दोस्त विदेश में नौकरी करते हैं और मेरी शादी की वजह से वह छुट्टियाँ लेकर आए हुए हैं। हम सब दोस्त बचपन के दोस्त हैं और हम आपस में खूब सारा टाइम बिताना चाहते हैं, अपनी बचपन की सारी यादें ताज़ा करना चाहते हैं।
इसलिए हमें अकेलेपन की ज़रूरत है, जो कि यह घर ही हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम हम दोस्तों के बीच में किसी भी तरह का कोई डिस्टर्ब ना करो, इसलिए अपने माँ बाप के घर चली जाना। वह मेरी बात पर फ़ौरन ही मान गई, कहने लगी ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कहा वह क्या? कहने लगी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। यह कहकर अनीता कमरे से बाहर चली गई थी और मम्मी पापा को बधाई देने लगी कि वह तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, और मैं अंदर बैठा यही सोच रहा था कि आखिर अनीता के दिमाग में ऐसी कौन सी शर्त होगी जो वह मेरे साथ रखना चाहती है। मैंने अपने सारे दोस्तों और गर्लफ्रेंड को भी बता दिया था कि मेरे मम्मी पापा 1 महीने के लिए जा रहे हैं, तो मेरे घर पार्टी के लिए आ जाना। बल्कि अब तो हर रोज़ मेरे घर पार्टी हुआ करेगी। हम सारे लड़के लड़कियां मिलकर रात भर मौज मस्ती करेंगे। मैं बहुत खुश था और मेरे सभी दोस्त भी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आने के लिए तैयार थे। मेरे ज़्यादातर दोस्त बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन बेशर्मी के कामों में उनका जवाब नहीं था। हर एक दोस्त की अपनी अपनी गर्लफ्रेंड थी और उनके बीच हर तरह के रिश्ते बन चुके थे। अपने दोस्तों की इन हरकतों की वजह से मैं कई बार मुश्किल में भी फंस चुका था, लेकिन मेरे माँ बाप का पैसा था जो मुझे हर बार बचा लेता था। खैर, अब तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब तो मेरे ही घर में पार्टी हुआ करेगी। मैं सुकून से था कि कौन सा हम लोग किसी होटल में जाएंगे जो पकड़े जाएंगे। मज़े की बात तो यह थी कि मेरे किसी भी दोस्त को यह नहीं पता था कि मेरी शादी हो चुकी है। अनीता से तो मैंने झूठ बोल दिया था कि मेरे 2 दोस्त मेरी शादी में शामिल होने के लिए विदेश से आए हुए थे, और मैं अपनी शादी वाली रात किसी को बताना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे दोस्तों को पता चले मेरी पत्नी गाँव की गंवार लड़की है और वह मेरा मजाक उड़ाएंगे। थोड़ी देर बाद अनीता मेरे पास आई तो मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगी, जैसे वह मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। कहने लगी हार्दिक, एक बात पूछूं, सच सच बताना। मैंने कहा हाँ पूछो। कहने लगी क्या आप सच में अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ हाँ देना चाहता हूँ। तुम्हें कोई शक है क्या? अगर तुम यहाँ रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो और अपनी आंखों से देख सकती हो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। तुम हम दोस्तों की पार्टी में फिट नहीं बैठोगी, क्योंकि तुम अलग नेचर की लड़की हो, तुम परेशान हो जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर भेज रहा हूँ। वह मुझे कुछ देर तक देखती रही, फिर बोली हाँ वह तो मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ पार्टी में शामिल नहीं हो सकती, लेकिन मुझे आपके लिए अफसोस हो रहा है और डर भी लग रहा है कि कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मैं चौंक कर बोला कुछ गलत क्यों होगा मेरे साथ? फिर कहने लगी जब तक आप अच्छाई और बुराई में अंतर को समझ ना लें तब तक मैं कुछ कह नहीं सकती, और ना ही मैं आपको ज़बरदस्ती अपनी बात मनवा सकती हूँ। मैंने कहा हाँ सही बात है, मनवाने की कोशिश भी मत करना। तुम जानती हो कि मैंने तुमसे यह शादी अपनी खुशी से नहीं की है, बल्कि मम्मी पापा की खुशी के खातिर की है। वरना तो तुम्हारा होने वाला पति शादी के ठीक समय तुम्हें छोड़कर भाग गया था और अभी तक वापस नहीं आया। बस फ़ोन करके उसने बता दिया कि वह तुमसे शादी नहीं करना चाहता और अपने एक दोस्त के घर है। यकीनन कोई ना कोई तो वजह होगी ना जो वह तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। तुमने ही कुछ किया होगा या तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें उसे पता होगी। ज़रूर मेरे भाई को तुम्हारा कैरेक्टर या तुम्हारी नीयत के बारे में मालूम होगा, इसलिए तुम्हें छोड़कर भाग गया था। यह सुनकर अनीता के चेहरे पर दुख के भाव उभर आए थे और देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। आखिर वह भी एक लड़की थी, लेकिन मैंने उसे चुप करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि मैं उसे यूं ही रोता छोड़कर बाथरूम में चला गया था। खैर, शादी की पहली रात हमारी यूं ही निकल गई थी। मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। मैं बाथरूम से आकर सीधा सोफे पर लेट गया था और उसने भी मुझे कुछ नहीं कहा था, आराम से बेड पर सो गई थी। अगले दिन ही मम्मी पापा चले गए थे। कहने लगी कि आप मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़कर आओ, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ एक दिन और रुक जाओ, और वैसे भी तुमने भी तो अपनी एक शर्त मनवानी थी, वह तो तुमने बताई ही नहीं। कहने लगी मेरी शर्त कुछ नहीं थी, बस इतनी सी थी कि आप सुबह सवेरे उठ जाया करना और भगवान की आरती करके अपने दिन की शुरुआत करना। जब आप भगवान का नाम लेकर अपना दिन शुरू करेंगे तो भगवान भी आपसे खुश होते हैं और आपको हर मुश्किल से बचाते हैं। सुबह सवेरे भगवान को ज़रूर याद करना चाहिए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। मुझे उसकी यह बात अच्छी लगी थी। मैं उसकी बात सुनकर इम्प्रेस हुआ था। मुझे तो लगा था वह मुझसे कोई पैसे मांगेगी या कोई जिद करेगी, लेकिन उस बेचारी ने तो मेरे ही फायदे की बात की थी। इस बात पर मैं थोड़ा परेशान भी हुआ था। दिल में शर्मिंदगी भी हुई थी कि मैं उसे गलत समझता था। वह तो मेरे ही भले के बारे में सोच रही थी। खैर, ऐसी सब बातों से तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वह तो सब्र का पुतला बनी हुई थी। थोड़ी देर के बाद ही उसने अपना सामान पैक कर लिया। मैं दिल में उदास हो रहा था, पता नहीं क्यों उसके जाने पर अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैंने यह बात उस पर जाहिर नहीं की थी। मैं उसे गाड़ी तक छोड़कर आया। वो अपने माँ बाप के घर चली गई। उसके जाने के बाद घर में अजीब सी उदासी छा गई थी, जैसे एक नहीं 10 लोग घर से निकल गए हो। घर बहुत खाली खाली लग रहा था। मैंने घबराकर जल्दी से अपने दोस्तों को कॉल लगाई, उनसे कहा घर खाली हो गया है, अब तुम लोग शाम को आ जाना।
मेरे दोस्त इसी मौके के इंतज़ार में थे। मेरे दोस्तों के आने से घर में एक नई रौनक सी लग चुकी थी। हर तरफ गानों की आवाज़ और धूम धड़ाका वाला डीजे बजने लगा था और उस डीजे की छापा मेरे दोस्तों की गर्लफ्रेंड नाच रही थी। मैं इन लड़कियों को काफ़ी समय से जानता था। मैंने सबके लिए छोटे छोटे गिफ्ट भी पैक कर रखे थे। जब मैंने वह गिफ्ट उन्हें दिए तो वह खुश हुई थी। उनको यही चीज़ तो भाती थी। खाने पीने के बाद हमने डांस पार्टी की शुरुआत की थी। लड़के लड़कियां आपस में बातचीत करने लगे, लेकिन इस बीच मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। मुझे आज अपने दोस्त विनोद और सुरेश के तेवर कुछ अजीब से लग रहे थे। उनकी आंखों में मक्कारी छुपी हुई थी। उनको देखकर लगता था जैसे कोई बात वह अंदर ही अंदर मुझसे छुपा रहे हो। एक दूसरे को वह इशारे भी कर रहे थे, जबकि बाकी सब लोग दूसरे कामों में बिजी थे। लेकिन राजेश और विनोद का व्यवहार और उनका ध्यान कहीं और ही था। मैंने उन पर नज़र रखना शुरू कर दिया, लेकिन फिर मुझे नैना ने अंदर बुलाया। वह मेरी सबसे पसंदीदा गर्लफ्रेंड थी। उसने कभी भी मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। मेरी बहुत इज्जत भी करती थी। मैं उसके पास चला गया। वह मुझे इधर उधर की बातें करने लगी। बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कब रात के 12 बज गए थे। फिर हम लोगों ने बैठकर एक बार फिर से शराब पी थी, लेकिन अब भी राजेश की आंखें कुछ और ही बता रही थी। वह शराब पीने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रख रहा था। अब मुझे बेचैनी सी होने लगी थी कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अनीता मुझे आवाज़ लगा रही हो, मुझे कमरे में बुला रही हो, कह रही हो सुबह की रोशनी फैलने वाली है और जाओ भगवान के पास जाओ और उनसे अपने किए पापों की माफ़ी मांगो और भगवान की आरती करो। इन लोगों को यहाँ से निकाल दो। यह लोग अच्छे नहीं हैं, वरना बहुत बुरा होगा। मैं यह बात सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि अनीता तो मेरे सामने ही मायके गई थी। क्या वह वापस आ गई थी? मुझे बहुत गुस्सा आया। उसकी आवाज़ मेरे कानों में टकरा रही थी। यह मेरा कोई वहम तो नहीं हो सकता। हालांकि घर में म्यूजिक की आवाज़ बहुत ऊंची थी, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास था कि वह उसी की आवाज़ है। वह घर वापस आ गई है। मैंने गुस्से में कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे को कुंडी लगा दी, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे को कुंडी लगाई, बाहर से बहुत तेज़ आवाज़ आने लगी। आवाज़ ऐसी थी जिसे सुनकर मेरा दिल बैठ गया था। यह आवाज़ पिस्तौल से निकलने वाली गोलियों की थी। मैं दिल थामे वहीं बेड पर बैठ गया था। डर के मारे मेरा दिल काँप रहा था। मैंने काँपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला और उस पर नंबर डायल करने लगा। थोड़ी ही देर बाद मेरे दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटा जाने लगा, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। ज़रूर मेरे घर में कुछ तो गड़बड़ हो रही थी, जो यह फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी ही देर में बाहर सब कुछ शांत हो गया था। पुलिस को मैं कॉल कर चुका था। थोड़ी ही देर में पुलिस का सायरन बजने लगा था। मेरे कमरे के दरवाजे को लाख कोशिशों के बाद भी कोई तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि मेरे कमरे का दरवाज़ा बहुत मजबूत था। अगर 100 आदमी भी मिलकर दरवाजे को तोड़ दें तब भी तोड़ नहीं सकता था। इसी कमरे में सारा जेवर और कीमती चीज़ें, कैश और हर तरह के कागजात रखे हुए थे, जबकि मेरा मोबाइल मैं अपने साथ ही लेकर कमरे में आ गया था। मेरे दोस्तों ने मुझे ज़्यादा शराब पिलाने की कोशिश की थी, मगर मैंने बहुत कम शराब पी थी, जिसकी वजह से मैं अपने होशो-हवास में था। जब मुझे अनीता की आवाज़ सुनाई दी थी तो मैं इसी कमरे में आया था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। मैं यही सोच रहा था और इस वक्त पुलिस आ गई और सारा ड्रामा ख़त्म हो गया। सब लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मैंने अपने दोस्तों का नाम लिया था। वह गरीब घर से थे, लेकिन बड़े ही मक्कार और चालबाज निकले थे। वह आज मुझे मारने और मेरे घर पर डाका डालने के इरादे से आए थे। हकीकत सुन मुझे विश्वास नहीं आया था मेरे अपने जिगरी दोस्त ने मेरे खिलाफ इतना बड़ा प्लान तैयार कर सकते हैं। उनको मेरी शादी के बारे में भी पता था और यह भी पता था मेरे कमरे में अच्छा खासा कीमती जेवर पड़ा है। यह लोग वह सब उठाकर चोरी करने का इरादा रखते थे, लेकिन समय पर पुलिस आ गई। अब सब लोग पकड़े गए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मुझे हैरान परेशान कर रही थी, वह यह कि उस रात मेरी पत्नी घर पर नहीं थी। वह अगले दिन घर वापस आ गई थी, लेकिन यह शायद उसके भगवान से सच्ची भक्ति का असर था कि उसने मुझे बचा लिया था। भगवान अपने खास भक्तों पर आने वाली मुसीबत को आने से पहले ही टाल देते हैं। यही तो भगवान की लीला अपरंपार है। मैंने उस दिन से अपने सारे बुरे कामों से तौबा कर ली थी और अपनी पत्नी अनीता को दिल से अपना लिया था। उसके साथ अपनी शादीशुदा रिश्ते की भी शुरुआत की थी और आज मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ। वह बहुत ही अच्छी पत्नी साबित हुई। मेरा एक बेटा भी है और उसकी परवरिश वह बहुत अच्छे तरीके से करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।